सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी प्रतिभागियों व अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर बलमीत कौर, बाबा सुंदर शिक्षा समिति एवं टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ। विजय बहादुर जी किसी कारण से लेफ्ट हो गए हैं, अभी वो जुड़ रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे के अवसर पर बाबा सुंदर सिंह शिक्षा समिति एवं बधिर विद्यालय एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इस वेबिनार की मुख्य वक्ता श्रीमती अर्चना कुमारी, फैकल्टी तमन्ना विशेष विद्यालय हैं, जिन्होंने ऑटिज्म के फील्ड में महारत हासिल की है। आपने लॉकडाउन के समय से ही वर्चुअल रूप से सभी संस्थानों में काफी सेवाएं दी हैं। आज के वेबिनार की दूसरी फैकल्टी श्रीमती संध्या सक्सेना जी हैं, जो पिछले काफी वर्षों से चेतना संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी और अब ला मॉर्टियर कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि संस्था राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत है और राष्ट्रीय न्यास की योजना दिव्यांगजनों को निधिक सहायता देना तथा कई प्रकार की योजनाओं द्वारा लाभ पहुंचाना है। राष्ट्रीय न्यास द्वारा निरामया, लीगल, गार्जियनशिप, सामर्थ्य, घरौंदा जैसी कई योजनाएं चल रही हैं, जिसका लाभ प्रमस्तिष्क घात, स्पास्टिक, सीपी, ऑटिज्म आदि दिव्यांग बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। आज विश्व स्वाधीनता दिवस है। आज हम इस अवसर पर श्रीमती अर्चना कुमारी मैम व संध्या मैम के द्वारा स्वाधीनता के बारे में विशेष रूप से उनके विचारों को सुनकर लाभान्वित होंगे। मैं माननीय अर्चना जी का संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। मैं माननीय संध्या मैम जी का भी संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं अर्चना मैम से अनुरोध करूंगी कि वो अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। जी मैम। जब तक अर्चना मैम जी ज्वाइन होती हैं, तब तक आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर दीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम। आज का जो दिन है हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। आज 2 अप्रैल है और इस दिन को आज हम लोग जो है वो ऑटिज्म के एक अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के रूप में हम लोग जो है इस दिन को देखते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे सौलीन बच्चे होते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर हम एक इसका दूसरा रूप देखें, ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हम सब ऑटिस्टिक हैं। आप लोगों को लग रहा होगा हमने सबको ऑटिस्टिक क्यों बोला। क्या आप मुझे बताओ, अगर आपका कमरा चेंज होता है, आप कहीं जाते हो, है ना, तो क्या आप जैसे अपने घर में सो रहे होते हो, सेम वही फील के साथ में आप सो रहे होते हो, वैसे ही साउंड स्लीप होती है क्या? या आपके घर में कोई मेहमान आ गया का बेड चेंज हो जाता है, आपका इवन बेड साइड चेंज हो जाता है, आप दाहिने साइड सोते हो, आपको लेफ्ट साइड सोना पड़ जाता है, तो भी हम लोगों को थोड़ी सी हमारे लाइफ में उथल पुथल सी हो जाती है। नींद आती है लेकिन थोड़ा लेट में आती है, क्योंकि हम लोगों के बीच में हमारे सामने एक चीज बहुत अच्छी होती है कि हम लोग जो है वो अपनी जो इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन है, उसके साथ में बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी ही उसके साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इन बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये बच्चे उतनी अच्छी से अपने सराउंडिंग्स में, अपने सिचुएशन में, यानी कि सिचुएशन में अगर कुछ भी चेंज लाया जाता है, उसको वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो बस हमारे और इनके बीच में एक थोड़ी सी दूरी जो है वो बनी होती है, छोटा सा गैप बना होता है। तो यहाँ पे ये चीज है कि अगर हम यही है कि भाई हमारे अंदर में भी ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम से बिल्कुल अछूते हैं, तो यहाँ पे बात आती है एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते, ठीक
है कि हमारे बच्चे में हाँ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ओके कोई बात नहीं है, हम इस प्रॉब्लम को दूर भी कर सकते हैं। और कैसे दूर कर सकते हैं कि जब हम उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं। क्या होता है ऑटिज्म, किस तरीके से ये बच्चे रिएक्ट करते हैं, किन किन चीजों को लेकर के रिएक्ट करते हैं। कई बार आपने देखा कि कई सारे हमारे साथ में पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। कुछ अभी मैंने फोटो में देखा था कि कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेकर के बैठे हुए हैं। तो आपने ये चीज को महसूस किया होगा कि इनमें कुछ कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं। कभी ऐसे भी सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं कि कोई चीज मीन्स ड्रम बज रहा है और वो आराम से सो रहे हैं, आराम से हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कभी आप ये देखते हो कि हल्की सी कोई चीज गिर गई, एक चम्मच जो है वो जमीन पे गिर गया है, उसकी आवाज पे वो बहुत तेजी के साथ पे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन बच्चों के साथ में बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये बच्चे जो हैं, अब सेंसरी की अगर हम यहाँ पे टैक्टाइल की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो ब्रश होता है, टूथब्रश हमारा होता है, ठीक है, टूथब्रश कोई इतना सॉफ्ट है, उसके बावजूद भी उनको जो है उससे इरिटेशन हो रही है। और कभी इतना हार्ड ब्रश को भी लेकर के वो अपने दांतों पे कर रहे हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके कभी सॉफ्ट एक कॉटन का बॉल को लेकर के वो जो है उसको उनको इरिटेशन हो रहा है, उसको वो नहीं पसंद कर रहे हैं। और कभी कभी बिल्कुल जैसे कैक्टस का तरीके का या बिल्कुल हार्ड वे में आप कोई भी बॉल को, कुछ आपने चीज को उनको पकड़ाया हुआ है, उसको लेकर के वो बहुत खुश हैं। संध्या मैम सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल आ रही है। थैंक यू मैम। मैम मैं बस 5 मिनट में फिनिश कर रही हूँ, उसके बाद आप प्लीज अपना कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ये चीज आती है और साथ साथ में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। ये बच्चे चीजों को समझ रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन रिएक्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे आपको दूसरे को लगता है कि उन बच्चों में कुछ सुनने की प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। सुन पा रहे हैं अच्छी तरीके से वो बच्चे, लेकिन रिएक्ट अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। आप बोल रहे हो तुम्हारा क्या नाम है, उनको समझ आ रहा है कि उनका नाम क्या पूछा जा रहा है, बट वो उसको रिएक्ट नहीं कर रहे। इस तरीके की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स इन बच्चों में हम लोगों को देखने को मिलती है। एक बच्चा मेरे पास था, उस बच्चे में उस टाइम पे रंगीला पिक्चर चली हुई थी, शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ हमारी जो न्यू जनरेशन है शायद नहीं जानती होगी। रंगीला का लिखने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से था, कलरफुल था और थोड़ा सा तिरछे वे में लिखा हुआ था। वो बच्चा रंगीला का पोस्टर देखता और उस तरीके से उस चीज को वो रिपीट कर लेता, ठीक है। सेकेंडली उसमें जैसे हम लोग होते हैं डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, मेन तो चलो ठीक है, लेकिन पूरे जितने भी कास्टिंग आती है वो सबको देख करके पूरा उसके अंदर में जैसा लगता है कि फीड हो जाता था। और वो सारी चीजों को फिर वो बाद में मेरे पास जब वो आता था तब वो सारी चीजों को बोलता रहता था। इस तरीके से देखने में आता है कि इकोलेलिया का प्रॉब्लम, इकोलेलिया का मीन्स कि जो भी सेंटेंस लेवल है या वर्ड लेवल है, उस लेवल पे ये बच्चे जो हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो चीजों को रिपीट करते हैं, ठीक है। रिपीट करने का भी एक तरीका होता है, कई बार होता है इमीडिएट हो जाता है। मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, बच्चा बोला है तुम्हारा क्या नाम है, मेरा नाम संध्या है, वो भी बोल रहा है, उसको जबकि बोलना चाहिए जो भी उसका नाम है, वैभव है, गौरव है, जो भी नाम है उसको बोलना है कि मेरा नाम ये है। हम लोग आमतौर पे यही करते हैं, बट मैं बोल रही हूँ मेरा नाम संध्या है, वो भी बोलेगा मेरा
कि इमीडिएट इकोलेलिया होता है कि हाँ घर में बातें कर रहे हो, ठीक है, ड्राइंग रूम में बैठ करके हम लोग बहुत सारी तरीके की बातें करते हैं, फाइनेंशियल बजट हम लोग आपस में फैमिली मेंबर्स डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। बच्चा बैठा हुआ है और जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं वो सारी चीजें उसके अंदर में फीड होती चली जा रही है। और बाद में देखने में आता है कि जब वो बच्चा खाली बैठा हुआ है या अपने टीचर के पास में गया हुआ है, वो सारी चीजों को रिपीट कर, तो ये इस तरीके का डिलीट इकोलेलिया भी इन बच्चों में देखने को मिलता है, रिपीटिशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ में हम कई बार देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं इनकी मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत शार्प मेमोरी होती है। कई बार ऐसी चीजें भी देखने को हमें मिलती है कि उसके मम्मी जो है वो कोई भी लॉक लगा दे, अगर उस बच्चे ने मोबाइल पे या उस बच्चे ने लैपटॉप पे देख लिया, कंप्यूटर पे देख लिया है कि ये इन्होंने क्या लॉक लगाया हुआ है, वो आराम से उसको जो है वो खोल लेता है, कुछ भी वो लॉक लगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज होती है इंटरेस्ट। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा किसी भी एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी को बच्चा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैंने एक काम को करने की कोशिश करी है, अपने एक जनरल पॉपुलेशन में एक ऑटिज्म वाले बच्चे में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंट है हम इनसे, उसको आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। सिंपल सी बात होती है, जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है उस चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से काम को करते हैं, और जिन चीजों में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है उन चीजों को हम करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मजा नहीं आता है, ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो जा ही नहीं रहा है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि घड़ी की सुइयां बिल्कुल एक स्थिर हो गई है जब हमें किसी काम को करने का मन नहीं होता है। कोई जी बोलिए। हम लोग के बीच सीआरसी निदेशक श्री रमेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बलमीत कौर मैडम इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें अपने मुख्य वक्ता के। आज के कार्यक्रम में हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में अनुभवी शख्स सीआरसी लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे जी का मैं डॉक्टर बलमीत कौर बाबा सुंदर सिंह शिक्षा समिति टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हम सभी के लिए अपना अमूल्य समय दिया है। संस्था परिवार आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पांडे सर जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय निदेशक जी से अनुरोध है कि वो अपना उद्बोधन दें और हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके बाद संध्या मैम अपना जो भी विचार है वो प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है बलमीत मैम? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पे जो पूरा विश्व आज ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मना रहा है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बहुत पुरानी सहयोगी, जब मैं गोरखपुर में डायरेक्टर था तब से हम लोगों ने बलमीत मैम के साथ मिलकर बहुत काम किया उस एरिया में। और बलमीत मैम आपका बहुत सहयोग रहा, आपके संस्थान का बहुत सहयोग रहा। मेरा आपके प्रति आभार। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सबके प्रति मेरा आभार। सबको नमस्कार। और आज के जो दो विशिष्ट रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, अर्चना मैम मेरी बहुत पुरानी सहयोगी और जानकार, और संध्या मैम आपको भी मेरा नमस्कार। कौशलेंद्र जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट जुड़ा इस कार्यक्रम में। आज के दिन कार्यक्रमों को लेके इतनी व्यस्तता है, और लेकिन ये चूंकि मेरा अपना संस्थान है और हम लोगों ने मिलके और ग्रास रूट लेवल पे अलग अलग लेवल पे कन्वर्जेंस करके बहुत काम किया है, तो मुझे आना ही था। तो क्षमा मांगते हुए मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों फैकल्टी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो रिसोर्स पर्सन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छी बातें बताएंगे ऑटिज्म को लेके। लेकिन
मैं 2-3 चीजें जो आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में एक रिसर्च और एक चर्चा चल रही है आजकल, जब आप ग्लोबल लेवल पे चर्चा देखेंगे कि राइजिंग ट्रेंड ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिसेबिलिटी। मैं बहुत सरल शब्दों में अगर आप लोगों को बताऊं तो ऐसी दिव्यांगताएं जो बढ़ रही हैं और ऐसी दिव्यांगताएं जो घट रही हैं, इस पे बहुत चर्चा हो रही है। और खासकर जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में नई नई डिसेबिलिटीज जुड़ी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया, और जब हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बातें करने लगे और राइजिंग डिसेबिलिटी की बातें करने लगे, तब ऑटिज्म एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिस पर आजकल दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं या जो थेरेपिस्ट हैं, वो बहुत ज्यादा शोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि ये ऐसी डिसेबिलिटी है जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है और इंक्रीजिंग डिसेबिलिटी। लेकिन ऐसा भी है कि हमारे देश में तो इनके सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर है, इनके आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर है, इनके अर्ली डिटेक्शन का प्रोसीजर है, या इनको मेन स्ट्रीम करने का प्रोसीजर है, इनके सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर है, वो सब चीजें इतनी बाद में शुरू हुई कि हो सकता है कि ये ट्रेंड पहले से ही रहा हो, और अब जब हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तब हो सकता है कि ये चीज अब हमें समझ में आ रही है कि नहीं, ऑटिज्म हमारी सोसाइटी में एक चैलेंज के रूप में आ रहा है। अब ऑटिस्टिक बच्चे के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑटिस्टिक बच्चे के जो भी फीचर्स हैं, और जिन चैलेंजेस के साथ ऑटिस्टिक बच्चा समाज में आ रहे हैं, और जिन चैलेंजेस को हम लोग उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, अलग अलग फीचर को देखते हुए, नेचर को देखते हुए हम लोग जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उससे निपटा कैसे जाए। और जब भी मैं किसी भी डिसेबिलिटी की बात करता हूँ तो बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि ग्रामीण इलाकों में, मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बलमीत मैडम मुझे बताएंगे कि बहराइच शायद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद बहराइच जो है नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जो जिनको हम पहले प्लानिंग कमीशन के जमाने में पिछड़े हुए जनपद कहते थे। जब हमारी नई सरकार आई और उन्होंने नीति आयोग बनाया तो वो इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहने लगे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां सुविधाओं का बहुत अभाव है, थेरेपी का अभाव है, प्रोफेशनल्स का अभाव है, सर्विसेज का अभाव है, रेफरेंस का अभाव है, ऐसे जगहों में हम ऑटिज्म को लेके क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उनकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन को लेके क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उनको सर्विस देने की क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उनको एजुकेशन देने की क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, थेरेपी की क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये सब हम लोगों को मिलकर सोचना है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फार फ्लंग एरियाज में जाके हमें कन्वर्जेंस करना है। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऐसे वेबिनार में जुड़ रहे हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सबको एक इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह चीजों को आगे बढ़ाना है, वरना सर्विसेज फार फ्लंग एरियाज में पहुंचेंगे ही नहीं। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ क्रॉस डिसेबिलिटी में जो भी लोग हैं, ये हमारा भी दायित्व है। हम चाहे सीआरसी में बैठे हैं, ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का भी दायित्व है, हमारे मंत्रालय का दायित्व है, और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट का दायित्व है कि हमारे जो, और हम सबका भी दायित्व है जो हम प्रोफेशनल्स हैं, कि हम क्रॉस डिसेबिलिटी में प्रैक्टिसेस स्टार्ट करें। अगर मैं विजुअल इंपेयरमेंट का प्रोफेशनल हूं तो मुझे दूसरे डिसेबिलिटी में भी कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके, कम से कम एक मॉड्यूलर कोर्स करके, एक एडवांस लेवल कोर्स करके क्रॉस डिसेबिलिटी में स्पेशलाइजेशन लेना बहुत जरूरी है, ताकि जो बहुत दूर दराज के एरियाज हैं, ग्रामीण एरियाज हैं, उनमें बच्चों को सुविधाएं मिल सके, प्रॉपर रेफरल मिल सके। आज की डेट में सर्विसेज की बात तो अलग की है। आज की डेट में ये बताने वाला कोई नहीं है, आपके बहराइच के अगर किसी बहुत दूर के गांव के बच्चे परेशान होकर घूम रहे हैं, अगर उनमें ऑटिस्टिक फीचर है, तो आज के दोनों रिसोर्स पर्सन मुझे लगता है इस बात से सहमत होंगे कि उनको यही बताने वाला कोई नहीं है कि आपकी सर्टिफिकेट कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, आपको किस तरह के थेरेपी की जरूरत है, वो कौन देगा, कहाँ मिलेगी, और अगर मिलेगी भी मान लीजिए बहराइच में, तो वो 50 किलोमीटर सफर करके बहराइच पहुंचेगा कैसे।
मैंने तो मैं अपने दोनों रिसोर्स पर्सन्स को बताना चाहूंगा कि मैं जब गोरखपुर में था तो मैं ऐसे ऐसे चैलेंजेस फेस किए कि एक फैमिली में 10 लोग हैं, कमाने वाला जो घर का लीडर है वो अकेला मजदूर है। उनके लिए आप बताइए कि वो 10 लोगों का पेट पालने के लिए मजदूरी करे या अपने बच्चे को दिन भर की मजदूरी समाप्त करके वो सीआरसी लेकर आए, डीडीआरसी लेकर आए या कहीं भी सर्विस या थेरेपी सेंटर्स पे लेकर जाए। प्रायोरिटी क्या होगी उसकी? उसकी प्रायोरिटी होगी 10 लोगों का पेट पालना। तो हमारा जो लिंकेज है, हमारे सर्विसेज की जो लिंकेज है वो दूर दराज तक तब पहुंचेगी जब हम आपस में पुलिंग करके, नेटवर्किंग करके, कन्वर्जेंस करके, कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको वहां तक पहुंचाएंगे। वरना थ्योरेटिकल बातें करना इज वेरी इजी। तो थ्योरेटिकल बातें करना बहुत आसान है, इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जैसे बलमीत मैडम की संस्था है और भी दुनिया भर की संस्थाएं ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं। हो सकता है कि उनके पास बहुत क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ना हो, बहुत क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ना हो, बहुत अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट ना हो, लेकिन जैसे जो संस्थाएं एबल संस्थाएं उनको हमेशा इन संस्थाओं को प्रमोट करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। आप जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं इनको प्रॉपर रेफरल के लिए इनको आपस में चेनिंग करनी है, पूलिंग करनी है, इनको बच्चों तक पहुंच बनानी है और एक सही जगह तक पहुंचाना है। और हमारी स्कीम्स जो है वो ग्रास रूट लेवल तक तभी पहुंचेंगी जब हम सब मिलके काम करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेस हैं वो अभी कम है। और एक बच्चा, मैं आप लोगों को बताऊं, ये भी ग्लोबल लेवल पे बातें हो रही हैं कि एक बच्चा दिव्यांग हो गया, तो अगर फैमिली में उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई, अगर वो इंडिविजुअल जन्मा है तो उसके प्रोडक्शन को लेके इस प्रकृति को उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, इस समाज को कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी फैमिली को कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि बच्चा बड़ा होके कुछ तो करेगा ही। और इसीलिए भगवान ने उसे हमारी प्रकृति को यहाँ हमारी धरती पे भेजा है। तो जब डिसेबिलिटी में अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुआ, तो वो बच्चे की प्रोडक्टिविटी कम हुई। हो सकता है कि उसकी डिसेबिलिटी को हम कम कर सकते थे, उसकी डिसेबिलिटी की सीवियरिटी बढ़ गई। हो सकता है कि उस सीवियरिटी की वजह से कोई दूसरी डिसेबिलिटी उसको हो गई, सेकेंडरी डिसेबिलिटी, और फैमिली की भी प्रोडक्टिविटी कम हुई। और उसको लाइफ साइकिल अप्रोच में सर्विसेज देने के लिए हमारे देश को, हमारे स्टेट को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा। उसको पेंशन भी देना पड़ेगा, उसके लिए एजुकेटर भी अवेलेबल कराने होंगे, उसको एड्स एंड अप्लायंसेस भी देने होंगे, उसको थेरेपिस्ट भी दिलाना होगा, उसको हो सकता है आर्टिफिशियल लिम्ब की कोई जरूरत पड़े, हो सकता है किसी असिस्टिव या एडेप्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़े। तो देश का जो इकोनॉमिक्स है इसको इस दृष्टिकोण से भी समझना है कि कितना महत्वपूर्ण है ग्रास रूट लेवल पे दिव्यांग जनों को अर्ली आइडेंटिफाई करना। मैं सिर्फ ऑटिज्म के पर्सपेक्टिव से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बातें कर रहा हूँ कि उनको जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करके, जितनी जल्दी इंटरवीन करके, जितनी जल्दी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दिला के उनकी डिसेबिलिटी को कम करेंगे, उनको मेन स्ट्रीम करेंगे, उतना ही ज्यादा फैमिली प्रोडक्टिविटी, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी और देश का जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट है वो घटता है, देश आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है। और जो बर्डन है, डिसेबिलिटी का जो बर्डन है, वो फैमिली से लेके कंट्री तक, इंटरनेशनल लेवल तक, ग्लोबल लेवल तक वो कम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग ग्रामीण अंचलों तक पहुंचे और हर व्यक्ति तक, हर आखिरी व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़े। मैं बहुत खुश हूं कि बलमीत मैडम आप बहराइच जैसे जनपद में और वहां के आसपास के जनपदों में, मुझे पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ कार्यों के लिए, एड्स एंड अप्लायंसेस के लिए, प्रोग्राम कराने के लिए आपका पत्र मेरे पास हमेशा आता रहता था। और मैं अभी गोरखपुर तो नहीं हूँ, लेकिन गोरखपुर भी हमेशा मुझे लगता है आपके साथ कार्य कर रहे होंगे। और जब भी आपको कभी जरूरत हो, सीआरसी लखनऊ भी, आप कभी भी मुझे याद कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर ऑल। कभी संकोच करने की जरूरत नहीं है और हम सब मिलके हमारा जो दायित्व है वो पूरा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है मैम की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम हमेशा बात करते रहते हैं, सीएसआर लाओ। हमें सोचना चाहिए इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फार मोर इम्पोर्टेंट
देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें को क्या करना है, हमें जानना है हमारा समाज की दायित्व क्या है। और हमारी गीता तो कहती है कि हर आदमी का गिविंग का एक नेचर होना है, गिविंग का एक दायित्व होता है कि हम दे क्या रहे हैं। तो उसके लिए हम सब हमेशा तैयार हैं। मैं फिर से आप सबको इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूँ, इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि संध्या मैम और अर्चना मैम को सुनूं, और सभी पार्टिसिपेंट्स और सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कौशलेन जी आपको भी सबकी प्रति मेरा आभार। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत आपने बहुत मेरी तारीफ कर दी, और उसके लायक हम नहीं है। अभी बहुत काम करना है सर, और आपके सहयोग के साथ ही कौशलेन सर है, संध्या मैम है, अर्चना मैम है, सबके साथ मिलकर के ही हम इस वर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी के सहयोग की जरूरत है। थैंक यू सर। अब मैं संध्या मैम से बोलूंगी कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं रमेश सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल से लेकर के आज वो जो सियासी के डायरेक्टर बने हैं, तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज हो जाती है कि अगर किसी व्यक्ति ने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया है, एक प्रोफेशनल है, वो वाकई में आगे चल करके लोगों की जो दर्द है, लोगों का एक प्रोफेशनल होकर के जो लोगों का प्रॉब्लम्स है, उसको वो बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। केवल जो लोग सुपरफिशियल रूप में जो काम करते हैं, उनके काम करने के तौर तरीके और जो एक जिसने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, उसके काम करने के तौर तरीकों में काफी फर्क देखने को हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग बहुत आपके आभारी हैं कि आपने अपना यहाँ पे समय दिया, और साथ साथ में आपने बलमीत मैडम के जो बहराइच का जो एक सीन है, उसको समझने का और उनको सहयोग देने का भी कार्य किया। थैंक यू सर। इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे कि इन बच्चों में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरीके से इन बच्चों को हम लोग पहचान सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अभी कि कम्युनिकेशन की जो बात कर रहे थे कि इकोलेलिया का जो प्रॉब्लम होता है, उसमें हम डिलेड इकोलेलिया और इमीडिएट इकोलेलिया की भी बात यहाँ पे देखते हैं। यानी कि अभी हमने बात किया था कि रिपीट जो बच्चा कर रहा है, इकोलेलिया मीन्स जो भी वर्ड को हम बोल रहे हैं, जो सेंटेंस को हम बोल रहे हैं, उसको वो कभी कभी होता है इमीडिएटली तुरंत का तुरंत जो है वो रिपीट करने लगता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे के अंदर में वो चीजें फीड हो गई हैं और उनको वो बाद में चीजों को बोल रहा है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशंस की प्रॉब्लम होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है, लेकिन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की थोड़ी अभिव्यक्तिकरण की प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने को मिलती है। अभिव्यक्तिकरण की प्रॉब्लम यानी कि बच्चे को भूख लग रही है, लेकिन बच्चा आपको बोल नहीं पा रहा है कि मुझे भूख लग रही है, इवन वो इंडिकेट भी नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशंस भी कई बार देखने को मिलती हैं। धीरे धीरे ऐसी कंडीशंस में बच्चे को लगता है कि कैसे वो चीजों को एक्सप्रेस करे। तो कई बार होता है, जैसे एक पेरेंट्स थे, उनके घर में सब लोग घर में साथ में खाना खाते थे, बच्चे को भूख, पापा आए, उन्होंने आकर के जैसे आमतौर पे होता है हेलमेट वगैरह रखा, बैठे बैठे तुरंत बच्चे ने खींचना स्टार्ट किया कि उसको पता है पापा चेंज करेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद खाने पे वो बैठेंगे। डिनर की टाइम की बात थी, तो उसने तुरंत उनके कपड़ों को खींचना स्टार्ट किया कि चेंज करो, चेंज चेंज बोलना उसने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जो है देखने में आया कि जब आप कोई सिचुएशन क्रिएट करते हो तो बच्चा जो है बोलने के लिए मजबूर होता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ हम लोगों ने अभी बात करी है कैरेक्टरिस्टिक्स की, लेकिन हमसे ज्यादा शायद अर्चना मैडम जो है आपको इंटरवेंशन कैसे करेंगे,
जो प्रॉब्लम बच्चे के सामने आ रही है, ऑटिस्टिक बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं, कोलेलिया की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है, सेंसरी इश्यूज जो है, उनके बारे में जो है कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स, हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में अर्चना मैडम जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे का सेशन जो है वो प्रोसीड करें। थैंक यू। प्लीज मैम। अर्चना मैम आप म्यूट। आज Yes. ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे बलमीत मैम ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है ये बहुत ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि जैसे अभी सर भी कह के गए, मैम भी कह के गए कि बहुत ही छोटे से जगह में वो कुछ ना कुछ हमेशा डिसेबिलिटी को लेकर के कुछ प्रोग्राम करते रहती हैं, कार्यक्रम करते रहती हैं। तो कई बार अब हमें इस चीज की बहुत एहसास होती है कि बड़े शहरों में तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर छोटी जगहों पे लोगों को उस डिसेबिलिटी के नाम के बारे में भी जागरूकता नहीं है। और ऐसे में अगर किसी छोटे जगह में अलग अलग समय पे अलग अलग विकलांगता को लेकर अगर कार्यक्रम कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था कर रही है तो ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो 80% के आसपास गांवों में ही रहता है, तो हमें छोटे जगहों से ही शुरुआत करनी चाहिए। और ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे आज जो ऑटिज्म को लेकर कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए कि कौशलेन सर है, संध्या मैम है, इन सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की है। सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने के लिए। और मैं ये देख रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें एक मेरा स्टूडेंट भी है, अभिषेक करके है कोई, मेरे का स्टूडेंट है, उसने ज्वाइन किया है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में पढ़कर वो अभी यूपी में जाके छोटे जगह में जाकर के वो ऑटिज्म को लेकर के काम कर रहा है। तो बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अभिषेक मैं आपको भी कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी, जैसे कि संध्या मैम ने बताया है, काफी सारी चीजें उन्होंने कवर कर ली, क्या क्या उनकी डिफिकल्टीज होती हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके लक्षण हैं, तो मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी। तो मैं बस थोड़ा सा अवेयरनेस को लेकर के कैसे पहचान की जाए, इन बच्चों की शुरुआती दौर में कैसे पहचान की जाए। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि विकलांगता दो तरह से होती है, एक विकलांगता है जिसे आप देख सकते हैं और दूसरी विकलांगता है जिसे कि आप देख नहीं सकते। जैसे कि जो व्यक्ति चल फिरने में जिसको दिक्कत होती है, आप दूर से कह देते हो कि हाँ इसमें कुछ कमी है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता, जिसे हम ब्लाइंड कहते हैं, उसे हम दूर से पहचान जाते हैं। पर ऑटिज्म एक ऐसी विकलांगता है जिससे कि आप देख नहीं सकते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कि इस बच्चे में क्या कमी है। वो शुरुआती दौर में अर्ली स्टेज में वो बच्चा बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह देखने में लगता है। तो उनके जो शुरुआती दौर के लक्षण है उससे कैसे आप लोग सब लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन जिसकी चर्चा सर ने भी की, वो बहुत जरूरी है, तभी आप इंटरवेंशन भी उसकी हस्तक्षेप की प्रक्रिया कर सकते हो। तो अर्ली इंटरवेंशन के लिए आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब बिल्कुल जन्म के शुरुआती दौर में विकलांगता की पहचान करनी बहुत जरूरी होती है। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि हम देख करके उसमें हम ये सोच सकते हैं कि ये बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है। जैसे जैसे कि रिसर्च वगैरह में कहा गया है कि शुरुआती दौर में जो बच्चा होता है, आप छोटे बच्चे को गोद में लेते हो तो अपनी वो मदर की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन ऑटिज्म के बच्चों में जो कि बाद में डायग्नोसिस हुआ है, लेकिन जब माता पिता से बात की जाती है तो ये पाया गया है कि जब मदर उसको अपने गोद में लेती है या फीड करने के लिए लेती है तो मदर की ओर ना आकर के मदर से दूर जाने की कोशिश करता है बच्चा। बच्चा जब लेटा रहता है तो आप देखते हो कि इधर उधर चारों तरफ वो अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, अपने वातावरण को ऑब्जर्व करता है। लेकिन
जब ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण होते हैं तो आप ऐसे बच्चों में देखेंगे कि वो बच्चा एक ही चीज को बहुत देर तक लगातार देख रहा है, जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे को देख रहा है, या कोई चीज जो उसके सामने है उसी को देख रहा है। कई बार जो ऑटिज्म के पहचान की होती है उसको हम हियरिंग इम्पेयरमेंट से कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ये बच्चा सुनता नहीं है, और सालों पेरेंट्स उसकी हियरिंग टेस्ट कराने के लिए कि क्योंकि उसको जब हम आवाज देते हैं वो हमारे आवाज पे रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, उसका नाम हम बुलाते हैं, उसके आसपास हम कोई आवाज करते हैं तो वो कई बार रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो अभिभावकों को ये लगता है कि शायद इसमें कोई सुनने की कमी है, तो पेरेंट्स कई बार, और उसमें कोई कमी सुनने की, ऑटिज्म वाले बच्चे जो सिर्फ ऑटिज्म होते हैं उनमें सुनने की कोई कमी नहीं होती है, वो सामान्य बच्चों की तरह सुन सकते हैं। तो शुरुआती दौर में अगर बच्चा अपने नाम पे प्रतिक्रिया नहीं करता है तो और उसको सुनने की भी कोई समस्या नहीं है तो ये एक लक्षण है कि शायद इसमें ऑटिज्म हो सकता है। ये बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव, जिसे कि हम अति चंचल कहते हैं, जैसे एक जगह पे बैठना नहीं, पूरे दिन इधर से उधर घूमते रहना। दूसरा लक्षण है ये बच्चे अपने आप में रहते हैं, जैसे कि आप सबको ऑटिज्म जो एक वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ही होता है अलूफ, मतलब कि अकेले में रहना। तो ये बच्चे अकेले में रहना पसंद करते हैं, अगर 4 लोग बैठे हैं तो वो ग्रुप नहीं रह करके वो अकेले कॉर्नर में अपनी पसंद के किसी भी काम में बिजी रहता है। इसके अलावा जो शुरुआती लक्षण है वो बच्चा एक ही काम को काफी देर तक एक ही खिलौना से बार बार खेलता रहता है, और खिलौनों को सामान्य तरीके से जैसे सामान्य बच्चे खेलते हैं, मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ, कार को हम सामान्य बच्चा आगे पीछे करके चलाता है, लेकिन जब ऑटिज्म के लक्षण होते हैं कई बार कि ये बच्चा उस कार को कार की तरह ना खेल करके उसके किसी एक पार्ट्स के साथ खेलता है, जैसे उसके व्हील को बार बार, उसके चक्के को बार बार घुमाएगा, लेट जाएगा, देखता रहेगा, प्लेट को एक लाइन में लगाना, खिलौनों को एक लाइन में लगाना, या एक ही काम को कोई आवाज, जैसे मैंने कहा कि कोलेरिया होता है आवाज निकालते हैं, तो एक ही आवाज को बार बार निकालना, लंबे समय तक निकालना, और उनके जो शरीर के जो अंग है उनको एक ही अंग को बार बार हिलाना, जैसे आंखों के पास लाकर अपने हाथों को ऐसे करना, दोनों हाथों को हिलाना, जमीन पे लगातार काफी देर तक जंप करना। तो ये सब शुरुआती लक्षण है जो कि इन ऑटिज्म वाले बच्चों में देखा जाता है। इसके बाद मैम ने कहा कि कुछ इंटरवेंशन की बात की जाए, तो इंटरवेंशन का जो सबसे पहला तरीका है कि आप बच्चे को मौका दीजिए। हम बच्चों को मौका ही नहीं देते हैं किसी काम को करने के लिए, जैसे मैम ने एग्जाम्पल दिया कि बोलने के लिए कई बार फोर्स कीजिए, मौका दीजिए तो वो बच्चा बोलने लगता है। तो आप शुरुआती में ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ आप ये कभी मत सोचिए कि ये बच्चा बोलता नहीं है तो मैं क्यों बोलूं, मैं भी इसके साथ इशारे से बात करूं। नहीं, आपको हमेशा उस बच्चे के साथ बात करनी है जैसे सामान्य बच्चों के साथ बात करते हैं, पर यहाँ पे एक सावधानी आपको जो ये रखनी है कि आपकी भाषा जो है बहुत सरल होनी चाहिए और बहुत ही छोटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ कि हम सामान्य बच्चों को बोलते हैं टेबल पे ग्लास रखा है, ग्लास लेकर आओ, लेकिन जब ऑटिस्टिक बच्चे को हम बोलते हैं तो हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं ग्लास लाओ। तो क्योंकि ये बच्चे लंबे जो आप सेंटेंस में वाक्य में जो निर्देश देते हैं उसको वो समझ करके उसका पालन नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे की समझ के हिसाब से छोटे और बहुत ही सरल शब्दों में आपको निर्देश देना चाहिए। दूसरी चीज है बच्चों को मौका दीजिए। तो शुरुआती दौर में जैसे कि जरूरी नहीं है, हम सब में एक बहुत ही मिसकंसेप्शन होती है कि बच्चा को बोलना ही चाहिए। अगर बच्चे में वो है जो एज ए रिसर्च पाया गया है कि 60-70% जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो लाइफ लॉन्ग कभी नहीं बोल पाते, नॉन वर्बल होते हैं, मतलब इशारों से बात करके वो अपनी बात को समझाते हैं और उनमें स्पीच डेवलप नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हम ये सोच करके बैठे रहे कि बच्चा बोलता नहीं है तो इसको हम क्या सिखाएं, बिल्कुल नहीं। हमें उसको दूसरे तरीके से अपनी बात को बताने की
प्रक्रिया सिखानी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी साउथ के स्टेट में चले जाइए, वहाँ की लैंग्वेज आपको तमिल तेलुगु नहीं आती है, तो वहाँ पे आप अपनी बात को कैसे बताते हैं दुकान वालों को, मार्केट में, बस में, ट्रेन में? इशारों से बताते हैं कि ये चीज मुझे दे दो। अगर फोन चाहिए तो आप फोन तरफ इशारा करते हो। तो इसी तरह से उन बच्चों को भी जो बोलने के अलावा दूसरे तरीके हैं, इशारों से, चित्र के द्वारा, सामान ऑब्जेक्ट के द्वारा उनको अपनी बात बताने के लिए उनको बचपन से प्रेरित करिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि दे दो, तो दे दो के लिए आप उसको मौका तो दीजिए कि दे दो। वो बोल नहीं सकता है तो आप उसको सिंपल जेस्चर सिखाइए, दे दो, ये हाथ आगे करना किसका मतलब दे दो होता है। अगर उसको कोई चीज चाहिए तो वो किसी से छीनेगा नहीं, उसको कहेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को कोई टॉफी पसंद आ गई है, तो अगर उसको बोलना नहीं आता है तो वो दूसरों से छीन लेता है, लेकिन अगर मांगना आता है तो वो मांगेगा। उसके लिए आपको जेस्चर सिखानी चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, इतना टाइम नहीं है शायद मैं इतना डिटेल में जाऊं, पर जैसे कोई चीज उसके सामने किसी ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख दीजिए और उसको बंद कर दीजिए, जिससे कि वो देख सकता है और वो ट्रांसपेरेंट, तो और उसको वो देख सकता है तो उसको वो पॉइंट करेगा, उसको दिखाएगा कि मुझे ये चाहिए। तो अगर बच्चा इशारा से वो दिखा रहा है तो उसको ये हैबिट पड़ेगी कि हाँ मुझे कोई भी चीज चाहिए तो मुझे, हाँ मुझे कोई भी चीज चाहिए तो मुझे इशारा करना होता है। तो इस तरह से आप इशारों के थ्रू आप उसके जरूरत के सामान की चित्र लगा दीजिए कहीं पे भी अपने घर में, कोई भी एक बोर्ड बना करके, या जैसे बिंदी के पैकेट आते हैं जिसमें बहुत सारे खाने होते हैं, उसमें उसके पसंद की जो भी चीज उसको चाहिए होता है, खाना पीना टॉयलेट, उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, जिसको देख करके वो उसको पॉइंट करना सिखाइए कि जब भी आप उसको टॉयलेट ले जाते हैं तो उस बच्चे को उस पिक्चर के पास ले जाइए, उसके हाथ से वो पिक्चर की कार्ड अपने हाथ में दिलवाइए, ताकि उसको ये समझ में आए कि जब मुझे चाहिए होता है तो किसी पर्सन को बताना होता है, सिर्फ दिखाने से कोई चीज नहीं मिलती है। तो ये चीज भी बताना कि किस व्यक्ति के पास अप्रोच करना है, जाना है, ये भी हमें उसके कम्युनिकेशन में, संप्रेषण की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। उसी तरह से दिनचर्या के लिए, उसके पूरे दिन की दिनचर्या के लिए आप विजुअल शेड्यूल बना सकते हैं। तो सैंपल दिखा देती, पर आप आएंगे सब लोग, आजकल गूगल पे है, बहुत सारे आपको विजुअल स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी कैसे हम बना सकते हैं। तो पिक्चर्स आप बच्चे की खुद की पिक्चर्स ले सकते हैं या पिक्चर किताब से काट सकते हैं, उसके पिक्चर्स को आप लगा दीजिए। उसी तरह से अगर कोई बच्चा को एक चीज जो होती है, शायद वो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, सेंसरी इश्यूज के बारे में। हमारी जो संवेदी अंग है, जैसे हाथ हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये सारी उनकी बहुत ही संवेदनशील होती है। या तो बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है या बिल्कुल नहीं के बराबर संवेदनशील होती है। अगर कोई बच्चे को, जैसे कि कोई थोड़ा सा भी तेज आवाज बोलता है तो वो अपने कान को बंद कर लेता है, या दूसरी अवस्था ये होती है कि उसको धीरे आवाज बिल्कुल नहीं, उसको बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे ही गाना सुनना चाहिए। वैसे ही जैसे कि कोई कपड़े का टेक्सचर जो है उसको बहुत चुभता है, जैसे कि आपके कपड़े के पीछे टैग लगा होता है, एक सामान्य व्यक्ति को उससे कोई परेशानी नहीं होती है, पर एक ऑटिस्टिक बच्चे में शायद वो कपड़े के पीछे जो टैग लगा होता है उसकी वो चुभन जो है, वो जो फील करता है, शायद एक कांटे की तरह जो चुभन होती है वैसे उसको फील होती है। ऐसा एक ऑटिज्म वाले व्यक्ति ने अपनी किताब में बताया है कि उस कैसा एहसास होता है वो दूसरे कभी नहीं कर सकते हैं, जिनका नाम कॉन्टर ग्रैनलिन है। उन्होंने बताया है कि जब उनके बर्थडे पे उनके सर के ऊपर बर्थडे कैप रखा जाता था तो लगता था कि वो पता नहीं कितने किलो वजन उसके सर के ऊपर रख दिया गया है। तो अगर आपके बच्चे में इस तरह की कोई समस्या है तो आप उससे जबरदस्ती ना करें, उसको धीरे धीरे सेंसिटाइज करें, धीरे धीरे उसको जिस चीज से समस्या, अगर कोई चीज चुभती है उसको, तो उसको बहुत ही सॉफ्ट चीज वालों से लेकर के हार्ड टेक्सचर वाली चीजों को टच कराइए, जिससे कि उसकी बॉडी उस चीज को टच करने के लिए तैयार हो सके। उसी तरह अगर खाने में है तो आप फोर्सली मत करिए, धीरे धीरे बच्चे को किसी भी चीज से इंट्रोड्यूस कराइए। अगर कोई बच्चे को आवाज से है तो आवाज के लिए भी आपको
वैसे ही करना चाहिए कि अगर बच्चा को धीरे आवाज, कई बार मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, एक छोटा बच्चा रात रात को सोता नहीं था, पेरेंट्स परेशान हो गए कि कई रात हो गई ये सो नहीं रहा है। पर एक दिन रात को बहुत आंधी आई तो पेरेंट्स ने वो विंडो बंद कर दिया और उस रात को बच्चा बहुत ही आराम से सोया। तब पेरेंट्स ने शायद ये फील किया कि वो बगल के पेट से जो आवाज आती, उस आवाज से परेशान होकर वो बच्चा कई रातों तक सोता नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों को छोटी छोटी चीजें से कितनी परेशानी होती है। तो अगर किसी बच्चे में कोई भी इस तरह की दिक्कत है तो आपको उस प्रोफेशनल से रिलेटेड आपको पहुंचना चाहिए। पर अभी हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि इस फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं बहुत लिमिटेड प्रोफेशनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों में ही अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो खुद से पढ़ करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो इन बच्चों के साथ जितना ज्यादा हो सके विजुअल, मतलब कि जो चीजें देर तक रहती है। क्यों? इसका एक कारण ये है कि जो रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की बात मैम ने की थी, उसमें इनको कठिनाई होती है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ पानी, तो बस मैंने बोला, पानी बोला। अब अगर किसी बच्चे को समझना है कि क्या बोला, उसके लिए वो चीज है ही नहीं अब सामने, तो कैसे समझेगा। लेकिन अगर मैं पानी का ग्लास दिखाती हूँ और उसको समझने में जो टाइम लगता है, जितनी देर तक हम उसके सामने रख सकते हैं, इसलिए हम चित्रों की सहायता से हम इन बच्चों को सिखाएं। चाहे वो उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात हो, चाहे आप उसको निर्देश देते हो, या सिखाने के तरीकों में भी अगर आप उसको पढ़ाई लिखाई से संबंधित किए, तो जितना ज्यादा चित्रों की मदद लेंगे वो बच्चा उतना ज्यादा अच्छा से सीख सकता है। और इसके अलावा आप जो स्ट्रैटेजी में कर सकते हैं इन बच्चों के साथ, वो ये है कि जो कम्युनिकेशन से है वो बच्चों के साथ हमेशा होना चाहिए। तो आप उनके लिए कोई एक कीविंग बना सकते हैं, जैसे एक से बार बार रहेगा, लेट करके एक बार देख रहा है, एक ही गाना को बार बार सुन रहा है। कई बार ये सामान्य बच्चों में भी होता है, पर उनको मना करो तो समझ कोशिश करते हैं, पर ये उसी में आप देखेंगे ज्यादातर वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो रेपिटेटिव एक्टिविटी में भी 1 साल के बाद आप देख सकते हैं 1 साल 1.5 साल के बच्चों में। और फिर स्पीच डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। 8-9 महीने से बच्चे में साउंड्स तो आ जाते हैं। जब मीनिंगफुल वर्ड वाला फेज आता है 1 साल से, तब ये चीजें हमें बिल्कुल दिखनी शुरू हो जाती है कि मीनिंगफुल वो बच्चा नहीं, कोई भी वर्ड नहीं बोल पा रहा है, पापा कहने से वो पापा को रिलेट नहीं कर पाता है। इस तरह के लक्षण भी आप इन बच्चों में देख सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी नॉलेज मिली आज, और काफी कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज मिली जिससे हम लोग इस फील्ड में और अच्छा काम कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप अर्ली स्क्रीनिंग करते हैं ना मैम, आप एमचैट बहुत ही अवेलेबल है नेट पे, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए और उसमें बहुत अच्छे से ऑटिज्म के अर्ली डायग्नोसिस के बहुत सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं, जो कि कोई भी कर सकता है। उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चा एक ही काम को बार बार तो नहीं करता है। वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल तरीके से है कुछ से, जिससे कि आप अपने आसपास के उसमें अवेयरनेस के तौर पे उससे आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें इतनी अच्छी नॉलेज प्रदान की। इस